आज की कक्षा में आप सबका अभिनंदन है। आज हम कहानी पढ़ेंगे बड़े घर की बेटी, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। सबसे पहले कहानीकार के बारे में कुछ बातें जानना बहुत आवश्यक है, जिससे कहानी के संबंध में बहुत जानकारी मिलती है। जो प्रेमचंद थे, उनकी जो कहानियां हैं उसमें ग्राम्य जीवन तथा समस्याओं की विस्तृत अभिव्यक्ति मिलती है। उनका विचार था कि भारत देश की अधिकतर जनसंख्या गांव में रहती है, इसलिए उनके दुखों को समझना बहुत आवश्यक है। जो ये अभी हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं, बड़े घर की बेटी, इसके माध्यम से प्रेमचंद ने यह स्पष्ट किया है कि पारिवारिक स्नेह एवं सामंजस्य यानी कि आपसी मेलजोल को बनाए रखने के लिए घर की जो बहुएं होती हैं, वधुएं होती हैं, उनकी मुख्य भूमिका होती है। और जो बड़े घर की बेटियां होती हैं, वो अपने सद्विवेक से, समझदारी से बिगड़ी हुई बात को भी संभाल लेती हैं और परिवार को भी टूटने से बचा लेती हैं। आइए कहानी पढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 32। बेनीमाधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। सबसे पहला पात्र है बेनीमाधव सिंह। गौरीपुर गांव का नाम है। वे वहां के जमींदार हैं और नंबरदार हैं। उसके पितामह अर्थात दादाजी किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे, अर्थात उनके पास बहुत अधिक पैसा था। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। गांव में एक तालाब है और एक मंदिर है, जो कि उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। जब भी लोग उन्हें इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें याद करते हैं। बेनीमाधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 वार्षिक से अधिक न थी। जिस समय की यह बात की जा रही है, उस समय 1000 रुपये की भी बहुत अधिक कीमत थी। इसमें बताया गया है कि वर्तमान आय यानी कि जब ये कहानी लिखी गई थी, उस समय उनकी जो आय थी, वार्षिक आय जो थी, वो 1000 रुपये के आसपास थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। ठाकुर साहब अर्थात बेनीमाधव सिंह के बारे में बात हो रही है। उनके 2 बेटे थे। एक का नाम था श्रीकंठ सिंह, जो कि बड़े थे। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। उद्योग का अर्थ होता है प्रयत्न, कोशिश, यानी कि उन्होंने पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की थी और इसके बाद उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की थी। बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी कि स्नातक डिग्री। उस समय बीए की डिग्री की भी बहुत महत्ता थी। अब एक दफ्तर में नौकर था, अर्थात वह एक दफ्तर में कार्यरत थे। छोटा लड़का बिहारी दोहरे बदन का सजीला जवान था, अर्थात कि श्रीकंठ सिंह जो है वो शरीर से इतना अधिक उनका डील डॉल नहीं था जितना कि बिहारी सिंह का था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था, अर्थात उनके खान पीन का भी वह बहुत ध्यान रखते थे और अच्छी मात्रा में खा लेते थे। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इसके विपरीत जो बड़े भाई हैं श्रीकंठ सिंह, वे बहुत अधिक बड़े डील डॉल वाले नहीं थे। इन नेत्रप्रिय गुणों को बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था। इन नेत्रप्रिय गुणों को बीए अर्थात जो उन्होंने बीए की डिग्री की थी, उसी में उन्होंने अपनी पूरी कोशिश और प्रयत्न लगा दिया था, मेहनत लगा दी थी। इसलिए उन्होंने अपनी बाकी रुचियों की ओर शायद ध्यान ही नहीं दिया। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल अर्थात कमजोर और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था, अर्थात उनके चेहरे पर बहुत अधिक रौनक भी नजर नहीं आती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे। जबकि श्रीकंठ सिंह ने बीए की डिग्री की हुई थी। अधिपति का अर्थ मतलब होता है मालिक। जबकि उन्होंने बीए की डिग्री की हुई थी, फिर भी
पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं अर्थात वे आधुनिक विचारों के आदमी नहीं थे, बल्कि वे बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। अर्थात वे जो पाश्चात्य संस्कृति है उसके विरोधी थे। निंदा यानी कि तारीफ ना करना, तिरस्कार अपमानित करना। दशहरे के दिनों में वे बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का अभिनय करते थे। इससे पता चलता है कि वह हिंदुस्तानी संस्कृति के बहुत कायल थे, अर्थात उसकी प्रशंसा करते थे और उसे बहुत अधिक मानते थे। जब दशहरे के दिन पास होते थे तो वे बहुत रुचि लेते थे रामलीला के कार्यों में, स्वयं उसमें भाग लेते थे और कोई न कोई पात्र का अभिनय करने से भी संकोच नहीं करते थे। प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव, कि जो प्राचीन संस्कृति है हिंदुस्तान की, उसकी वे सदैव प्रशंसा करते थे। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे। सम्मिलित कुटुंब अर्थात संयुक्त परिवार में वे सदैव रहना चाहते थे और उसकी तारीफ भी करते थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। उनके अनुसार कि औरतें जो हैं वो अधिकतर संयुक्त परिवार में रहना नहीं चाहती, जो कि देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे समाज के लिए और परिवार के लिए, सब चीज़ों के लिए ही हानिकारक है। यही कारण था कि गांव की ललनाएं अर्थात स्त्रियां उनकी निंदक थी। इसी कारण गांव की कई स्त्रियां जो हैं उनकी विरोधी थी। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच ना करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को इस विषय में उनसे विरोध था, अर्थात उनकी पत्नी भी उसकी इस बात की विरोधी थी। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी। इसका मतलब ये है कि वे उनके विचारों से सहमत इसलिए नहीं थी, इसका यह कारण नहीं है कि वे अपने घर के सदस्यों से सुखी नहीं थी या खुश नहीं थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह ना हो सके तो आए दिन की कलह जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा अच्छा है अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। यदि मनुष्य संयुक्त परिवार में खुशी खुशी नहीं रह सकता, अपना जीवन यापन नहीं कर सकता, परिवार के सदस्यों के साथ उसका मेल जोल नहीं है, तो बहुत बढ़िया है कि अपना जीवन अलग से ही बिताया जाए, बजाय कि सबके साथ मिलकर रहने के। आज हम यहीं तक पाठ करेंगे। इसके बाद का पाठ अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा और इससे संबंधित प्रश्न जो आपको कार्यपत्रिका में दिए गए हैं उन्हें समझकर हल कीजिए और अगली कक्षा में उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे।